एपिसोड 31 to 40। रुको रुको, लड़ाई मत करो। जाहिर ने तुरंत बीच में हस्तक्षेप किया। अगर इतनी छोटी सी बात से ही तुम्हें झटका लग रहा है तो मुझसे दोस्ती निभाते निभाते कहीं अपना सिर ही न फोड़ बैठो। मैं कैसे जानता कि तू इतना अमीर है। मैं तो मानो अपनी इज्जत खुद ही लाकर तेरे सामने पटक रहा हूँ। वसंती ने लगभग रोते हुए कहा, मैं तो हमेशा सोचता था कि मैं भारत का सबसे बड़ा अमीर खानदान का वारिस हूँ, लेकिन तेरे सामने तो मैं बस एक गरीब ही हूँ। हुईटेन समूह आखिर है ही क्या चीज। एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी जिसकी बाजार कीमत 30 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर है, जबकि तुलना करें तो वसंती के परिवार का वंदन समूह सिर्फ 30 लाख करोड़ भारतीय रुपए का था। ये लगभग 7 गुना का अंतर है। और भगवान ही जाने जाहिर के पास यूनिकॉर्न समूह और हुईटेन समूह के अलावा और कौन कौन से उद्योग हैं, पूछने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था वसंती। अरे इतनी तुलना मत किया करो, मुझे पैसों से कोई लगाव नहीं है। जब तक खर्च करने को मिलते हैं। तेरी जुबान बंद रख जाहिर। वसंती और चिढ़ गया, अंदर आ जा, अब कोई तेरी गाड़ी पार्क कर देगा। चाबी नौकर को दे दे। धन्यवाद। जाहिर ने कार की चाबी नौकर को दी और वसंती के साथ आलिशान बंगले के भीतर चला गया। इस बंगले की पहली मंजिल ही 500 वर्ग मीटर में फैली हुई थी। एक बहुत विशाल बैठक, एक छोटा निजी सिनेमा, पसीना बहाने का कमरा, गुप्त कमरे, मतलब हर सुख सुविधा मौजूद थी। तू जिंदगी जीना जानता है यार। जाहिर चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए बोला। हर जगह मशहूर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के सामान रखे थे। उसने अंदाजा लगाया कि इस बंगले की सजावट की कीमत ही खुद बंगले की कीमत से ज्यादा होगी। ये सब मेरे अब्बा के शौक हैं, वसंती ने हंसते हुए कहा। वो यहाँ रिटायर होकर रहने वाले थे, पर अब ये सब मेरा है। वाह, वाकई अमीर वारिस होना भी एक कला है, जाहिर ने टिप्पणी की। तू क्या बोलेगा मेरे बारे में। मैं तो अपने अब्बा के नाम पर एक बंगला हथिया लिया, लेकिन तू तो खुद 100 अरब की कंपनियों का मालिक है। तू तो मेरे अब्बा से भी अमीर है। मैं भी नहीं चाहता था यार, किस्मत थी बस। जाहिर ने लाचारी से कहा, मैं तो एक आम आदमी बनकर नौकरी करना चाहता था, लेकिन नेतराम समूह ने मेरी जगह किसी और को बिठा दिया और मैं मजबूर होकर विरासत संभाल बैठा। क्या बात कर रहा है। तेरे अब्बा को कोई पालक बेटा चाहिए क्या। मैं भी मजबूरी से संपत्ति संभाल लूंगा। ठीक है, अब बहुत हुआ। तू मुझे बंगले की सैर तो कराएगा ना। तूने कहा था कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो दिमाग उड़ा देगा। जाहिर ने मजाक से ध्यान हटाते हुए कहा, यही वो चीजें पैसों से भी नहीं मिलेंगी। देख जरा दीवार पर ये चित्र। जाहिर की नजर बैठक के बीच में लगे एक विशाल चित्र पर गई, जो लगभग 5 मीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा था, जो कहीं न कहीं आचार्य जरनाथ के बसरिया उत्सव की पेंटिंग जैसा दिख रहा था। ये तो वाकई रोचक है। जाहिर ने चित्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हुए कहा, उत्तर भारतीय शैली में बना है। चित्रण की पद्धति कुछ कुछ जरनाथ जैसी ही लग रही है, और यह शायद प्राचीन दुर्ग के आसपास का दृश्य दिखा रहा है। वाह, तू तो जानकार लगता है। दूसरी कक्षा में कला विषय लिया था बस। जाहिर ने यूं ही जवाब दिया। हे भगवान, दूसरी कक्षा। तूने अपने वेबसाइट पर बहुत वीडियो देखे लगते हैं। वसंती ने तंज कसा। पर तेरी बात सही है। आचार्य जरनाथ की शैली वास्तव में इस चित्र से प्रेरित है। पीछे उन्होंने इस पर टिप्पणी भी की है और हस्ताक्षर भी। उन्होंने इसे अपना गुरु कहा है, जिससे इसकी कलात्मक महत्ता का पता चलता है। ये सस्ती चीज तो नहीं होगी। सस्ती, इसे राष्ट्रीय धरोहर कहना भी कम होगा। और उस आचार्य की यह एकमात्र रचना थी, पूरी दुनिया में दूसरी नहीं है। मेरे पिता ने 2013 में एक नीलामी में इसे 120 करोड़ में खरीदा था, 50 से ज्यादा बार बोली लगाने के बाद। कमाल है। किस आचार्य की धरोहर है ये। देख सकता हूँ क्या। जाहिर ने पूछा। देख ले, पर ध्यान से। चित्र का सही संरक्षण किया गया है, फिर भी दस्ताने पहनकर ही छूना चाहिए। वसंती ने बड़े ध्यान से दस्ताने निकालकर जाहिर को दिए और चित्र को दीवार से उतारा। ये चित्र स्वर्गीय है। आचार्य विवेक इसे गुरुवर मानते थे। यही पंक्तियां पीछे लिखी थीं। ये आचार्य जरनाथ से 70-80 साल पहले के रहे होंगे। वर्ष 1003 का कार्य है। नाम था आचार्य विक्रम सिंह। प्रेमी जंगली। जाहिर ने मुस्कराते हुए जोड़ा। हे, दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े। लगता है हम दोनों की पसंद एक जैसी है। मैं भी आचार्य विक्रम सिंह की रचनाओं का कायल हूँ। बिल्कुल, अगली बार मिलते हैं तो संग्रहों का आदान प्रदान करें। मेरे पास बहुत सारी सामग्री है, समझ तो गया ना। वसंती बड़े उत्साह से बोला। खां, अब जरा गंभीर बात कर लें। वसंती बोला, कहा जाता है कि चित्रकारी उनका सिर्फ शौक था। असल में वे उस समय के सबसे अमीर व्यक्ति थे, इतने धनवान की राजा भी उनसे कर्ज लेते थे। रुक, आचार्य विक्रम सिंह, ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जाहिर ने अपना मोबाइल निकाला और एक वंशावली खोली, जो हाल ही में उसे हेमंत से मिली थी। ये क्या है। वसंती उत्सुकता से झांका। वंशावली, मेरा कुल 200 पीढ़ियों से चला आ रहा है। मैं 250वीं पीढ़ी में हूँ। देख, 192वें पूर्वज, आचार्य विक्रम सिंह। तू। वसंती का चेहरा एकदम सख्त पड़ गया। उसने जाहिर को ऐसे देखा जैसे कोई भूत देख लिया हो। ये आचार्य विक्रम सिंह तेरे पूर्वज हैं।
ये नाम की समानता भर नहीं हो सकती। अगर वो सबसे अमीर थे तो यही होंगे, जाहिर ने गंभीरता से कहा। मेरे अब्बा ने बताया था कि हमारा खानदान हजारों साल से अमीर है, लेकिन हम हमेशा लो प्रोफाइल रहे, इसलिए किसी को पता नहीं चला। मैंने पिछले साल एक घड़ी खरीदी थी। वसंती ने अपना सिर पकड़ लिया और जैसे वो कीमती चित्र वहीं फाड़ देने को तैयार हो गया। वो अब तक जाहिर के सामने अपना रोब जमाने की कोशिश कर रहा था, होपिंग हीड इम्प्रेस हिम ए लिटिल। पर पता चला कि चित्र भी उसी के पूर्वज की कृति थी। रुक, अगर तेरा खानदान हजारों सालों से अमीर है तो अब कितना पैसा होगा? वसंती के मन में जिज्ञासा भड़क उठी। ये अविश्वसनीय था। यदि ऐसा परिवार वास्तव में था तो इतिहास में इसके चर्चे होते, लेकिन कहीं कोई जिक्र नहीं है। शायद जाहिर मजाक कर रहा हो। मुझे भी नहीं पता। जाहिर ने फोन निकाला, पर जब मैंने विरासत संभाली तो अब्बा ने 1 साल का खर्चा ट्रांसफर किया था। 1 साल का खर्च? तेरे जैसे के लिए तो वो सैकड़ों अरब होगा ना। तेरे पास तो कारों का पूरा बेड़ा है। ले, खुद ही देख ले। जाहिर ने वसंती को अपनी बैंक ऐप की स्क्रीन दिखाई। 1, 10, 100, 1000, लाख, 90 खरब से ऊपर। वसंती की आंखें अंडे जितनी गोल हो गईं। उसकी अरबों की बात तो महज मजाक थी, पर जाहिर के पास तो हकीकत में इतना पैसा था, और वो भी 1 साल के खर्च के तौर पर। करेंसी देख, अमेरिकी डॉलर। वसंती की आंखें फटी रह गईं। लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, और वो भी सिर्फ जेब खर्च। भाई, अब हम दोस्ती नहीं निभा पाएंगे। पाठ अब पूरी तरह से शुद्ध हिंदी में अनुवादित कर दिया गया है, जिसमें सभी चीनी, अंग्रेजी और संस्कृत नामों को भारतीय संदर्भों से बदल दिया गया है, जबकि कहानी का प्लॉट, संवाद और घटनाएं बिल्कुल वैसी ही रखी गई हैं। 100 अरब डॉलर, सिर्फ इस संख्या को देखकर ही मन में एक तरह की श्रद्धा उपजती है। अगर वे वंदना समूह की सारी संपत्ति भी बेच दे, तब भी 100 अरब डॉलर नहीं जुटा सकते। वहीं जहांगीर मेहरान तो सालाना खर्च से ही 2 वंदना समूह खरीद सकता है। जहांगीर मेहरान, अब मुझे लगने लगा है कि तुमसे दोस्ती निभाना बहुत भारी है, वंशी अग्रवाल ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा और सिर हिलाया। अब से उसकी भारत का सबसे अमीर द्वितीय पीढ़ी की उपाधि केवल नामात्र की रह गई थी। कोई बात नहीं, दबाव मत लो, जहांगीर मेहरान ने वंशी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं पैसे देखकर दोस्त नहीं बनाता। वैसे भी मुझसे ज्यादा अमीर तो कोई है ही नहीं। तुम? हाँ, मैं हार मानता हूँ। वंशी ने जहांगीर को उसकी ही पुरानी लाइन बोलते हुए देखा और खींच के साथ हंस पड़ा। कुछ और है क्या? मुझे जरा और नजारे दिखाओ, जहांगीर ने कहा। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ कैसे दिखा सकता हूँ? क्या पता वह भी तुम्हारे किसी पूर्वज की निशानी हो। मैं तो खुद को ही शर्मिंदा कर बैठूंगा, वंशी ने स्वीकारा। ये पियानो काफी अच्छा है। जहांगीर ने हॉल में रखे भूरे रंग के पियानो की ओर बढ़ते हुए कहा। इसकी उम्र तो काफी लग रही है, लेकिन फिर भी इसकी ध्वनि इतनी स्वच्छ और मधुर है, इसका मतलब इसे अच्छी तरह से संभाला गया है। जहांगीर ने कुछ कुंजियां दबाईं और पियानो ने एक साफ, मन को छूने वाली ध्वनि निकाली। माहिर हो तुम, वंशी ने कहा। पियानो की बात आते ही उसका उत्साह फिर जाग उठा। क्या तुमने बजाना सीखा है? थोड़ा बहुत, बस नौसिखिया स्तर का 10वां ग्रेड। इस पियानो का कई बार नवीनीकरण हो चुका है। यह इसलिए विशेष है क्योंकि इसका पहला स्वामी फ्रेडरिक शोपेन था। तुमने इसे हासिल कर लिया। जहांगीर को याद आया कि उनके परिवार के पास भी एक ऐसा पियानो था जो बीथोवेन और लिस्ट ने उपयोग किया था। ऐतिहासिक मूल्य में दोनों लगभग समान थे। मेरे पिताजी को इस तरह की चीजें संग्रह करना बहुत पसंद है, वंशी ने हंसते हुए कहा। लेकिन ये पियानो थोड़ा खास है। शोपेन ने अपने जीवन में कई पियानो इस्तेमाल किए, लेकिन यह उसे एक भारतीय व्यापारी ने उपहार में दिया था, और उस पर उसका नाम भी खुदा हुआ है। वंशी ने पियानो का ढक्कन उठाया और उस पर सुंदर नियमित लिपि में लिखा था। मेरे मित्र शोपेन को चंद्र विनोद शर्मा। रुको, वंशी का शरीर अचानक तन गया, फिर धीरे धीरे जहांगीर की ओर मुड़ा। इस व्यापारी का उपनाम शर्मा है, ये कहीं संयोग तो नहीं? तुमने सही पकड़ा, ये सचमुच वही संयोग है। जहांगीर ने अपने परिवार वृतांत में विनोद शर्मा का नाम पाया, और वह युग भी शोपेन के काल से मेल खाता था। अब मैं कुछ नहीं कह सकता। वंशी पूरी तरह चुप हो गया। लगता है हर चीज उन्हीं के परिवार की थी। अब तो सच में मुझे पछतावा हो रहा है कि तुम्हें घर बुलाया, वंशी ने लाचार होकर कहा। मैंने सोचा था कि मैं कुछ दिखाकर तुम्हें चौंका सकूंगा, लेकिन अब लगता है मैंने खुद को ही गिरा दिया। अगर तुम मेरे घर आते तो आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा चौंक जाते। जहांगीर हंस पड़ा। उसके 3 मंजिला अध्ययन कक्ष में जो खजाना था, वह किसी राष्ट्रीय संग्रहालय को भी मात दे सकता था। वहां की एक एक वस्तु राष्ट्रीय धरोहर मानी जा सकती थी। वंशी को क्या कहना, खुद जहांगीर को भी जब वह अध्ययन कक्ष पहली बार दिखा था तो अवाक रह गया था। चलो, अब मैं तुम्हें एक सादा भोजन कराता हूँ, वंशी ने जहांगीर के कंधे पर हाथ रखा। मेरा बावर्ची विशेष रूप से विदेश से लाया गया है। न केवल वह कई तरह के पश्चिमी व्यंजन बनाना जानता है, बल्कि भारतीय भोजन में भी माहिर है। मैं भी अच्छा खासा भूखा हूँ, जहांगीर ने पेट सहलाते हुए कहा। वैसे सुना है तुम्हारा लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बंद हो गया है, अब आगे क्या सोच रहे हो?
सोच रहा हूँ टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ूं। इंटरनेट बाजार अब संतृप्त हो चुका है, अब प्रवेश करने पर केवल चोट ही लगेगी। पश्चिमी देश अब भारत के उभार से डरने लगे हैं और उन्होंने टेक्नोलॉजी पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं। मुझे लगता है यही एक अच्छा अवसर हो सकता है। बिल्कुल ठीक लग रहा है, अगर तुम ऐसा कुछ शुरू करते हो तो मैं निवेश करूंगा। जहांगीर ने कहा, टेक्नोलॉजी पर काम करना पैसे खर्च करने का एक बेहतरीन तरीका था। उसके पास संपर्क भी थे जिससे वह वैज्ञानिक शोध में निवेश कर सकता था। वैसे, जहांगीर ने अपना माथा थपथपाया। उसके स्कूल के सारे पीएचडी और मास्टर्स के गाइड, वही तो सबसे अच्छे निवेशक हो सकते हैं। जहांगीर ने अपनी स्नातक परियोजना पहले ही चुन ली थी और कुछ ही दिनों में वह कॉलेज जाकर उस पर काम शुरू करेगा। इससे पहले वह अपने प्रयोग के पर्यवेक्षक से बात कर चुका था। उसका पर्यवेक्षक कॉलेज में काफी प्रतिष्ठित माना जाता था। हर वर्ष उसके समूह को मिलने वाली शोध निधि करोड़ों में होती थी। जो शिक्षक वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे होते हैं, उनके लिए फंडिंग ही सबसे बड़ी सिरदर्द होती है। वे पूरे दिन कॉलेज और कंपनियों के बीच भाग दौड़ करते रहते हैं। कुछ कम प्रसिद्ध शिक्षक तो एक साल में भी पर्याप्त फंड नहीं जुटा पाते। अगर वह उनकी फंडिंग में मदद करे तो ये दान नहीं, निवेश कहलाएगा। कॉलेज में सैकड़ों शिक्षक थे, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रयोगशाला तकनीशियन। जहांगीर बहुत बड़ी राशि निवेश कर सकता था। हा, वंशी, तुमने तो मुझे प्रेरणा ही दे दी। क्या? वंशी एकदम चौंक गया। उसने ऐसा क्या कह दिया? और सुनो, मुझे वंशी बाबू मत बुलाओ, कुछ अजीब सा लगता है। हा, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि तुमने क्या प्रेरणा दी, लेकिन मैं सच में तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। क्या कहते हो? पिछली बार जो गाड़ियां खरीदी थी उनमें से कोई लेनी है? बस CCXR छोड़कर। जहांगीर, तुम एक राक्षस हो। वंशी ने दांत पीसते हुए कहा, अगर मैं वंशी अग्रवाल कंगाल होकर मर भी जाऊं या तीसरी मंजिल से कूद जाऊं, तब भी तुमसे कुछ नहीं लूंगा। ऐसा है क्या? मैं तो सोच रहा था कि फैक्ट्री से एक और CCXR तुम्हारे लिए बनवाऊं। क्या, मेरे लिए एक और बनवाओगे? क्या तुम कोएनिग्सेग के मालिक हो? सही पकड़ा, मैं अपने लोगों के जरिए कोएनिग्सेग में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखता हूं। वरना उन्होंने सब ऑर्डर रद्द करके मेरे लिए कार क्यों बनाई होती? हे भगव, तुम नहीं चाहते तो ठीक है, मुझे भी झंझट नहीं चाहिए। चाहिए, किसने कहा नहीं चाहिए? वंशी ने झट से कहा, वाह, कमाल की बात है। वैसे अगले हफ्ते झारखंड नगर में एक रत्न प्रदर्शनी हो रही है। आओगे? तुम उसमें रुचि रखते हो? हा, सुना है कि इस प्रदर्शनी में कई कच्चे जेड पत्थर होंगे। क्या तुमने कभी स्टोन गैम्बलिंग के बारे में सुना है? वही जो हर शहरी उपन्यास में लिखा जाता है। जहांगीर ने चुटकी ली। बिल्कुल, लेकिन यह असलियत है। यहाँ कोई एक्स-रे दृष्टि या अलौकिक शक्ति नहीं है। मैं कुछ पत्थर खरीदने की सोच रहा हूँ, शायद भाग्य साथ दे और कुछ बड़ा मिल जाए। अलौकिक शक्ति नहीं, लेकिन मेरे पास नकदी की शक्ति है। जहांगीर की आंखें चमक उठीं। उसने सुना था कि स्टोन गैम्बलिंग में कच्चे पत्थर लाखों या करोड़ों के होते हैं। क्या ये स्पोर्ट्स कार से भी तेज पैसा उड़ाने का तरीका नहीं? ... भोजन करते हुए दोनों बातें कर रहे थे। वंशी, जो एक अमीर परिवार में पला बड़ा था, उसकी सोच वास्तव में अलग थी। इस बातचीत के बाद जहांगीर को लगा कि शायद वह वर्ष भर में $100 अरब खर्च करने का लक्ष्य पूरा कर सकता है। अब वह सच में सोचने लगा, सुपर गॉड अकादमी आखिर कैसी होगी? जहांगीर की जिज्ञासा और गहरी हो गई थी। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह वहां तक पहुंच पाया तो अपने माता पिता के बारे में भी जान पाएगा। पाठ्यांश को सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से शुद्ध हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। अब इसमें कोई चीनी, अंग्रेजी या संस्कृत नाम शेष नहीं है। सभी पात्र, स्थान और संदर्भ भारतीय और हिंदी रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जबकि कथा का मूल प्रवाह और संवाद यथावत रखा गया है। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें फूटी, अर्जुन मेहरोत्रा को अपने वरिष्ठ शोधार्थी देवांश मिश्रा का फोन आया। अर्जुन, तुम्हारा 1 अक्टूबर का अवकाश कैसा रहा? बुरा नहीं था, और तुम्हारा? हम जैसे दुखी पीएचडी विद्यार्थियों के लिए तो वही लैब में बोतलें और यंत्र हिलाना था, देवांश ने लाचार होकर कहा। न जाने क्या सोचकर मैंने मास्टर्स के बाद पीएचडी में दाखिला ले लिया। बाल झड़ रहे हैं और जेब कभी भारी नहीं हुई। पर तुम्हें हर महीने अच्छी खासी छात्रवृत्ति नहीं मिलती? अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा। छात्रवृत्ति? छोड़ो यार, विश्वविद्यालय की 3000 की छात्रवृत्ति से गुजारा मुश्किल है। गर्लफ्रेंड की एक खरीदारी से सब खत्म। इस साल प्रोफेसर हनुमान झा की रिसर्च फंडिंग बहुत तंग है। हमारी मेहनताना राशि भी 4000 से घटाकर 800 कर दी गई है। आंसू बहाने लायक भी कुछ नहीं बचा। ओह, अर्जुन की आंखें चमक उठीं। लगता है इस साल के माहौल के कारण पारंपरिक उद्योग प्रभावित हुए हैं और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी शोध फंडिंग के लिए जूझ रहे हैं। चलो इस बात को छोड़ो, तुम्हें अब अपने प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कल से शुरू करते हैं, मैं तुम्हें कुछ सामग्री भेजूंगा और कल प्रयोग शुरू करवाऊंगा। ठीक है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने कंप्यूटर ऑन किया और देखा कि एक फाइल पहले ही ईमेल में आ चुकी थी।
ग्राफीन सतह संशोधन। अर्जुन ने विषय पर एक नज़र डाली। ग्राफीन हाल ही में काफी चर्चित अकार्बनिक पदार्थ रहा है। इसके उत्कृष्ट गुण कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ग्राफीन का उत्पादन काफी महंगा है। प्रयोगशालाओं में सामान्य हमर विधि से एक सप्ताह में 1 ग्राम से भी कम बनता है और उसकी शुद्धता भी बहुत कम होती है। उच्च शुद्धता वाले ग्राफीन तो हजारों रुपये प्रति ग्राम बिकते हैं, सोने से भी 10 गुना महंगे। वाह, वाकई में वैज्ञानिक अनुसंधान करना सबसे महंगा है। अर्जुन ने अपनी प्रयोग सूची देखी। सिर्फ 1 ग्राम उच्च शुद्ध ग्राफीन की कीमत 2000 रुपये थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ये प्रोफेसर हमेशा विभिन्न कंपनियों से पैसा जुटाने की कोशिश करते रहते हैं। एक शोध समूह एक पैसे की भट्टी है। ये सोचकर अर्जुन ने फिर से देवांश को फोन किया। अर्जुन, क्या विषय में कुछ समस्या है? विषय में कोई दिक्कत नहीं है, अर्जुन ने कहा। मैं बस पूछना चाहता था, क्या हमारे शोध समूह की वित्तीय स्थिति सच में इतनी खराब है? अरे मत पूछो, देवांश ने धीमे स्वर में कहा। पिछले साल प्रोफेसर हनुमान झा ने ग्राफीन पर शोध के लिए 3 करोड़ रुपये जुटाए थे। कुछ सफलताएं भी मिली हैं, पर ये फंड 1 महीने भी नहीं चलेगा। जिन कंपनियों के साथ हमारा करार है वो अब परिणाम चाहती हैं। व्यवसाय कठिन दौर से गुजर रहे हैं और निवेश नहीं करना चाहते। प्रोफेसर हनुमान इस समय बहुत चिंतित हैं। क्या अंतर बहुत बड़ा है? अर्जुन ने सावधानी से पूछा। कम से कम 2.5 करोड़ का फर्क है। तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए फंड है, लेकिन बाकी हम लोगों को झेलना पड़ेगा। वरिष्ठ, क्या प्रोफेसर हनुमान इन दिनों विश्वविद्यालय में हैं? वो इन दिनों फिर से कंपनियों के पास गए हैं, लेकिन परसों तक वापस आ जाएंगे। तुम्हें उनसे कुछ काम है? कहीं तुम पीएचडी का सोच तो नहीं रहे? ये गलती मत करना। मैं तो कहता हूँ पीएचडी की सलाह देना मतलब किसी को श्राप देना है। वरिष्ठ, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे शोध समूह में कुछ फंड निवेश करूँ। क्या? फिर से कहो। देवांश को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। शोध में निवेश मजाक नहीं होता, इसमें बहुत जोखिम होता है। वरिष्ठ, मेरा मतलब है कि मैं हमारे शोध समूह में कुछ फंड देना चाहता हूँ। आपने कहा अंतर 2.5 करोड़ है, तो मैं शुरुआत में 5 करोड़ निवेश करूंगा। क्या 5 करोड़? तुम मजाक कर रहे हो ना? बिल्कुल नहीं, मैं विश्वविद्यालय छोड़ने वाला हूँ और सोच रहा हूँ कि कुछ योगदान देकर जाऊं। पर प्रोफेसर हनुमान का स्वभाव सख्त था। यदि अर्जुन मजाक कर रहा हो तो देवांश को ही जवाबदेह ठहराया जाएगा। वरिष्ठ, आप मुझे प्रोफेसर हनुमान का नंबर दे दीजिए, मैं खुद उनसे बात करूंगा। इससे अगर कुछ गलत भी हो तो आप पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर मत कहना कि मैंने नंबर दिया। चिंता मत कीजिए वरिष्ठ, बाद में खाना मेरी तरफ से। भाई, अगर तुम फंडिंग का इंतजाम कर दो तो वही बहुत होगा। तब तो प्रोफेसर हमारी मेहनताना भी नहीं काटेंगे। हाँ, चिंता मत कीजिए वरिष्ठ, मैं जरूर बात करूंगा। अर्जुन को आसानी से प्रोफेसर हनुमान झा का नंबर मिल गया। हनुमान झा, पूरा नाम हनुमान प्रसाद झा, झारखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर और भौतिक पदार्थ विभाग के प्रमुख थे। वो गंगा शिक्षक की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। यदि यह प्रोजेक्ट सफल होता तो वे विश्वविद्यालय के दूसरे स्वविकसित भारतीय विज्ञान परिषद सदस्य बन सकते थे, जो किसी साधारण विश्वविद्यालय के लिए बड़ी बात थी। हनुमान झा होटल के बिस्तर पर चिंतित मुद्रा में लेटे थे, पास में दस्तावेजों का ढेर। आज उन्हें एक बार फिर निराशा मिली थी। उद्योगपतियों को फंड देने के लिए मनाना बहुत कठिन होता है। वे रिसर्च पेपरों में रुचि नहीं रखते, उन्हें बस पैसा चाहिए। 3 करोड़ का निवेश होने के बाद भी जब कोई व्यावसायिक परिणाम नहीं निकला और अब वो फिर से फंड मांग रहे थे, उनके लिए ये एक मजाक था। तभी उनका फोन बजा। नमस्ते, क्या मैं प्रोफेसर हनुमान से बात कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है? प्रोफेसर हनुमान, मैं अर्जुन मेहरोत्रा हूँ। इस वर्ष आपने मेरे प्रोजेक्ट का मार्गदर्शन स्वीकार किया है, याद होगा आपको। ओह, तुम, क्या तुम्हारा वरिष्ठ कोई काम नहीं कर रहा? नहीं, उन्होंने बहुत सहयोग किया है। अच्छा है, तो बात क्या है? प्रोफेसर, मुझे पता चला कि आपके शोध समूह को हाल ही में कुछ वित्तीय दिक्कतें आ रही हैं। क्या देवांश ने बताया तुम्हें? हनुमान झा की आवाज अचानक गंभीर हो गई। सर, कृपया नाराज न हो, मैं हमारे समूह में कुछ फंड निवेश करना चाहता हूँ। क्या हम इस पर बात कर सकते हैं? फंड? कितना निवेश करोगे तुम? फिलहाल 5 करोड़ से शुरू करें। क्या 5 करोड़? हाँ, और अगर जरूरत हो तो आगे और भी दूंगा। आप शहर से बाहर हैं तो मैं। नहीं नहीं नहीं, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुरंत विश्वविद्यालय लौट रहा हूँ। हनुमान झा की आवाज में एक नई ऊर्जा भर गई। इस बार उनका शोध कार्य सचमुच बच सकता था। पूरी कहानी अब शुद्ध हिंदी में रूपांतरित कर दी गई है। सभी पात्रों, स्थानों और संदर्भों के नाम भारतीय कर दिए गए हैं, जैसे झांग मिंगलोंग अब अर्जुन मेहरोत्रा है। कोई भी चीनी, अंग्रेजी या संस्कृत नाम अब शेष नहीं है और सिस्टम जैसा आधुनिक शब्द यथावत रखा गया है। प्रोफेसर हन जिन्यू ने अत्यंत शीघ्रता से जियांगनान नगर के लिए अपनी वापसी की फ्लाइट टिकट खरीदी।
हालांकि उन्हें अभी तक स्पष्ट नहीं था कि अर्जुन मेहरोत्रा जो कह रहा था वह सत्य है या नहीं, लेकिन जब शोध अनुदान इतनी संकटपूर्ण स्थिति में हो तो प्रत्येक अवसर की जांच करना आवश्यक था। ये प्रोफेसर हन वास्तव में बड़े जोरदार व्यक्ति हैं। अर्जुन मेहरोत्रा ने लाचार होकर मुस्कुराते हुए कहा, ये स्पष्ट था कि उन्होंने ये कम आंका था कि किसी प्रोफेसर के लिए शोध अनुदान कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें अपने स्नातक प्रोजेक्ट के लिए बार बार विश्वविद्यालय आना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन मेहरोत्रा अस्थायी रूप से विश्वविद्यालय के पास स्थित अपने एक अन्य अपार्टमेंट में रहने आ गए। हालांकि वह शहर के केंद्र वाले अपार्टमेंट जितना भव्य नहीं था, लेकिन 400 वर्ग मीटर का ये फ्लैट काफी आरामदायक और सुविधाजनक था। कम से कम उन्हें दिन भर लिफ्ट के आने जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। घर के अन्य कार्यों का प्रबंध तो होंगी पहले से कर चुकी थीं। काश इस घर की एक मालकिन भी होती। अचानक अर्जुन को 2 लड़कियां याद आ गईं, एक जिसने हॉस्टल की बालकनी पर उसे रुला दिया था और दूसरी जिसकी याद मात्र से उसके होठों के कोने मुस्कुराने लगे। अगले दिन अर्जुन मेहरोत्रा नियत समय पर शोध समूह की प्रयोगशाला में पहुंच गए, जैसा कि वरिष्ठ शिष्य सुधांशु चौहान ने कहा था। प्रोफेसर हन का शोध समूह उनके विभाग का सबसे बड़ा समूह था, जिसमें 2 सहायक प्रोफेसर, 7 प्राध्यापक और 30 से अधिक पीएचडी व परास्नातक छात्र शामिल थे। पूरी इमारत की एक मंजिल उनके प्रयोगशाला और कार्यालय क्षेत्र के रूप में आरक्षित थी और इस समूह की संचालन लागत ही प्रतिवर्ष भारी खर्च करती थी। छोटे भाई, क्या तुम वास्तव में कल प्रोफेसर हन से मिले थे? सुधांशु ने मुख्य प्रयोगों और आवश्यक सावधानियों को समझाते हुए पूछा। हाँ, प्रोफेसर हन आज लौटने वाले हैं, अर्जुन ने उत्तर दिया। क्या वह आज आ रहे हैं? क्लिक। उसी समय बगल के कार्यालय का दरवाजा खुलने की आवाज आई। प्रोफेसर हन लौट चुके थे। इतनी जल्दी प्रोफेसर हन को वापस लाने वाले इन वर्षों में तुम पहले छात्र हो। सुधांशु ने अर्जुन को अंगूठा दिखाया। तो मैं अब प्रोफेसर हन से मिल लेता हूं, अर्जुन ने कहा। छोटे भाई, आने वाले वर्ष में हम क्या खाएंगे, सब कुछ अब तुम पर निर्भर करता है, उम्मीदों को व्यर्थ मत जाने देना, सुधांशु ने उत्सुकता से कहा। ... ठक ठक ठक। अर्जुन ने प्रोफेसर हन के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। आओ अंदर, एक मजबूत आवाज आई। यद्यपि उनके पास अनेक सम्मान और उपाधियां थीं, हन जिन्यू 50 से भी कम आयु के थे। इस उम्र में ऐसे उपलब्धियां दुर्लभ होती हैं। प्रोफेसर हन, मैं अर्जुन हूँ। ओह अर्जुन, आओ आओ बैठो। हन जिन्यू ने हंसते हुए उनका स्वागत किया। क्षमा कीजिए, मैं कल दौरे पर था और आज ही लौटा हूँ। तुम्हें इंतजार करना पड़ा। अध्यक्ष जी, ये तो विद्यार्थी का कर्तव्य होता है, इसमें क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं, अर्जुन ने कहा। तुम्हारे कहे उस शोध अनुदान के विषय में। प्रोफेसर हन, मुझे पता है कि वैज्ञानिक शोध करना आसान नहीं होता। अगर हमारा देश मजबूत बनना चाहता है तो उसे अनुसंधान पर अधिक ध्यान देना ही होगा। हाँ, हन जिन्यू ने गहरी सांस ली, लेकिन हमारा विश्वविद्यालय तो नामांकित संस्थानों में नहीं आता, न ही हमें सरकारी योजना में कोई बड़ी राशि मिलती है। व्यापारिक संस्थानों से याचना कर करके ही हम थोड़ा बहुत जुटा पाते हैं। क्या वे बहुत अनुदान पाते हैं? कम से कम 50 अरब रुपए प्रति वर्ष। वह तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। हन सर, मैंने सुना है कि यहाँ अभी भी 20 करोड़ रुपए से अधिक की कमी है। हाँ, केवल प्रयोग का मूल सिद्धांत ही 10 करोड़ से अधिक मांगता है। अन्य यंत्रों की लागत मिलाकर 25 करोड़ भी कम होंगे। अगर बेहतर उपकरण हो तो अगले वर्ष मैं अकादमिक सदस्यता के लिए नामांकन कर सकता हूँ। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय की स्थिति। सर, क्या कोई विशेष यंत्र की आवश्यकता है? सभी उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता व सटीकता बहुत खराब है। अच्छे यंत्रों की कीमत बहुत अधिक होती है। उदाहरणतः एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही कई करोड़ का आता है। हन सर, अगर सर्वोत्तम अनुसंधान परिस्थिति चाहिए हो तो आप किस किस यंत्र की अपेक्षा रखते हैं? इसका कोई अंत नहीं, लेकिन यदि ऊर्जा स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, विभिन्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिल जाएं तो तुम्हारे 50 करोड़ भी कम पड़ सकते हैं। हन सर, पैसे की बात छोड़िए, आप बस बताइए कि क्या क्या चाहिए। हाँ, अगर कोई कंटक्रावक यंत्र पार्टिकल कोलाइडर हो जाए तो मैं 1 वर्ष में सभी परिणाम सिद्ध कर सकता हूँ। इसकी कीमत कितनी होती है? भारत द्वारा प्रस्तावित कंटक्रावक योजना का बजट 36 अरब रुपए है। 36 अरब, अर्जुन ने चौंक कर कहा। हाँ, क्या बात है? हन सर ने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि अजीब सी उत्सुकता थी। हन सर, आपने आज मेरी बहुत मदद की है। मैंने निश्चय कर लिया है, मैं इस बार अपनी प्रयोगशाला को 100 करोड़ रुपए का अनुदान दूंगा। 100 करोड़? अर्जुन, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? सर, कृपया अपनी लैब का अकाउंट नंबर दीजिए। ठीक है, हन सर ने हकलाते हुए अकाउंट नंबर दिया। होंगी, इस खाते में 100 करोड़ ट्रांसफर कर दो। कुछ क्षणों में हन सर के मोबाइल पर बैंक का मैसेज आया। उनकी प्रयोगशाला के खाते में 100 करोड़ आ चुके थे। हन जिन्यू का चेहरा पूरी तरह मुस्कुराहट से भर गया। अर्जुन, खड़े क्यों हो, बैठो। सुधांशु, चाय के कप धोकर एक गर्म चाय बनाओ हमारे छोटे भाई के लिए।
अब अर्जुन प्रोफेसर हन की नज़र में केवल एक छात्र नहीं बल्कि स्वर्णदाता बन चुके थे। अर्जुन, इस बार के प्रोजेक्ट में तुम्हारा नाम प्रथम लेखक हो या प्रमुख लेखक, तुम्हारी इच्छा होगी। सर, ये आपकी उपलब्धियां हैं। मैं तो सिर्फ देश के अनुसंधान के लिए अपना योगदान देना चाहता हूँ। नहीं, ये परिणाम तुम्हारे भी हैं। और सुनो, मेरी एक बेटी है जो विदेश से पढ़कर लौट रही है। तुम दोनों मिलकर बात कर सकते हो। क्या मैं उसका व्हाट्सएप नंबर दे दूं? कहानी को पूरी तरह भारतीय संदर्भ में शुद्ध हिंदी में रूपांतरित कर दिया गया है। सभी चीनी, अंग्रेजी या संस्कृत नामों को हटाकर भारतीय नामों से प्रतिस्थापित किया गया है, जबकि सिस्टम जैसा आधुनिक शब्द यथावत रखा गया है, जैसा आपने निर्देश दिया था। श्री हरिहर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जर्त मणिलाल तो बस थोड़ा धन खर्च करना चाहते थे, लेकिन श्री हरिहर ने तो जैसे अपनी बेटी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। श्री हरिहर पहले ही लगभग निराशा की कगार पर पहुंच चुके थे। अगर उन्हें यह अनुसंधान निधि नहीं मिली तो उनका अनुसंधान रुक जाएगा और बिना किसी परिणाम के वह उस कंपनी से अनुबंध उल्लंघन के खतरे का सामना कर रहे थे। लेकिन जर्त मणिलाल का ये धन न केवल तत्काल संकट को हल कर सकता था, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए अनुसंधान कार्य को भी सुचारू रूप से चला सकता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस वर्ष उन्हें ऐसा धनी छात्र मिल जाएगा। भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का अर्थ था कि जर्त मणिलाल की बौद्धिक क्षमताएं उत्कृष्ट हैं। साथ ही उनके गहरे पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते यदि उन्होंने सच में अपनी बेटी का विवाह उनसे कर दिया तो उनकी बेटी का कोई घाटा नहीं होगा और शायद अनुसंधान निधि की निरंतर धारा भी बनी रहेगी। ऐसे में शैक्षणिक सदस्य अकादमिकियन बनना केवल समय की बात रह जाएगी। मणिलाल, मैं निश्चित रूप से इस निवेश से तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अगर हम बाद में इसे उद्योग स्तर पर ले गए तो तुम सबसे बड़े शेयरधारक होगे। श्री हरिहर ने वादा किया। उनका प्रोजेक्ट सिर्फ सैद्धांतिक नहीं था वरन व्यवहारिक भी था, नहीं तो कोई कंपनी इसमें रुचि ही नहीं लेती। हालांकि समयरेखा कम से कम 3 से 5 वर्ष की थी, लेकिन अब उनके पास जर्त को प्रभावित करने के लिए यही एक चीज थी। श्री हरिहर, एक क्षण रुकिए, मैं कुछ उपकरणों के लिए कॉल कर लेता हूँ। जर्त मणिलाल ने अपना फोन निकालते हुए कहा। जरूरत नहीं है मणिलाल, हम उपकरण की समस्या स्वयं सुलझा सकते हैं, श्री हरिहर ने जल्दी से कहा, क्योंकि वे जानते थे कि कौन सा उपकरण लागत के हिसाब से सर्वोत्तम होता है। श्री हरिहर, ये धन तो सिर्फ कच्चे माल और प्रयोगशाला के सामान्य संचालन के लिए है। उपकरणों के लिए धन इसमें शामिल नहीं है। जर्त ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई बहन भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें श्रम शुल्क भी बढ़ाना चाहिए। क्या इस धन में उपकरणों की लागत शामिल ही नहीं है? श्री हरिहर जैसे बिजली से झटका खा गए हों। क्या जर्त कह रहे थे कि उपकरणों के लिए अलग से धन दिया जाएगा? आखिर कितना धनी था ये छात्र? यदि वह पहले से जर्त को नहीं जानते होते तो सचमुच शक करते कि जर्त के इरादे कुछ और हैं। हमारी प्रयोगशाला में सर्वोत्तम उपकरण होने चाहिए। मैं हमारी शोध टीम को सबसे उच्च स्तर के यंत्रों से सुसज्जित करना चाहता हूँ। आप बस सूची दीजिए, मैं तुरंत व्यवस्था करूंगा। जर्त बोले, मुझे इन सब का ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ सर्वोत्तम और सबसे महंगे उपकरण ही चाहिए। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उन्हें हासिल करना कितना कठिन है। जब तक ये पृथ्वी पर कहीं भी निर्मित होते हैं, मैं उन्हें प्राप्त कर सकता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। श्री हरिहर इतने उत्साहित हो गए कि उनकी कुर्सी तक गिरने वाली थी। ये कैसा चमत्कारी छात्र है। यदि हर छात्र ऐसा होता तो वह परिणामों की चिंता क्यों करते? वह तो धन के बल पर शैक्षणिक सदस्य बन सकते थे। श्री हरिहर, आपकी चाय आ गई है। मानकांत ने एक चाय सेट के साथ कार्यालय में प्रवेश किया। मानकांत, श्री हरिहर अत्याधुनिक उपकरणों की सूची खोजने में व्यस्त थे, सिर तक नहीं उठाया। छोटे भाइयों और बहनों को बता दो, आज से हमारे शोध समूह के स्नातकोत्तर छात्रों को 10,000 मासिक श्रम शुल्क मिलेगा, पीएचडी छात्रों को 15,000 और तुम वरिष्ठ हो, तुम्हें 20,000 प्रतिमाह। और यदि परिणाम मिले तो वर्ष के अंत में बोनस भी मिलेगा। मानकांत के हाथ चाय सेट पकड़ते हुए कांपने लगे, वह लगभग उसे जमीन पर गिरा ही देते। कुछ ही मिनटों में आखिर जर्त ने ऐसा क्या कर दिया कि श्री हरिहर ने इतने उच्च श्रम शुल्क देने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि शोध समूह के सबसे समृद्ध समय में भी वरिष्ठ छात्र होने के बावजूद मानकांत को अधिकतम 5,000 मासिक मिलते थे। सामान्य छात्रों को स्नातक के बाद 8,000 का वेतन भी बहुत माना जाता था। पीएचडी छात्रों को सालाना कुछ लाख ही मिलते थे, लेकिन अब तो ये सब पढ़ाई के दौरान ही मिल रहा था। उसी समय मानकांत ने देखा कि जर्त ने उन्हें औक का इशारा किया। छोटे भाई, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, मानकांत ने फुसफुसाते हुए कहा जब वे जर्त के पास से गुजरे। ये तो ऐसा दायु था कि अन्य शोध समूहों के छात्र ईर्ष्या से जल उठेंगे। यदि यह खबर फैल गई तो अगली बार के लिए उनकी प्रवेश सीटें पूरी भर जाएंगी। अच्छा मणिलाल, देखो ये रही सूची। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे उन्नत उपकरण हैं, लेकिन इनमें से कई अन्य देशों द्वारा निर्यात के लिए प्रतिबंधित हैं। कुछ तो उनके खुद के विकसित उत्पाद हैं जिन्हें पाना कठिन हो सकता है। यदि जरूरी हो तो तुम मेरे द्वारा सुझाए गए अन्य मॉडलों पर विचार कर सकते हो।
ठीक है, मैं अभी अपनी सहायक से बात करता हूँ, जर्त ने कहा और सीधे ही वह फाइल होंगी को भेज दी। 5 मिनट से भी कम समय में होंगी का फोन आया और यद्यपि कार्यालय बहुत बड़ा नहीं था, श्री हरिहर ने फोन पर साफ आवाज सुनी। श्री जर्त, आपने जो उपकरणों की सूची भेजी है उसमें कुल 17 यंत्र हैं, जिनमें से 11 को सीधे खरीदा जा सकता है, जिनकी कुल लागत 3.256 करोड़ भारतीय मुद्रा है। शेष 5 उपकरण विदेशी हैं और उनके निर्यात पर प्रतिबंध है। ये ऐसे विशेष उपकरण हैं जो अपने देश में भी सीमित हैं। क्या आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं? जर्त ने पूछा। हाँ, होंगी ने संक्षिप्त उत्तर दिया। 3 उपकरण हमारे स्वामित्व वाली कंपनियां बनाती हैं। शेष 2 के लिए मुझे बस महाद्वीप के प्रबंधन परिवारों के पास दरवाजा खटखटाना होगा। वह आखिर कौन है? ये सुनकर श्री हरिहर की आंखों में चौंकने का भाव आ गया। जर्त सच में उन देशों के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और उन्होंने दरवाजा खटखटाना शब्द का प्रयोग किया था, ये सोच पाना भी कठिन था। लेकिन अंतिम यंत्र थोड़ा कठिन है, होंगी ने कहा। क्या वह कंठत्वरक है? जर्त ने पूछा। माफ कीजिए, लेकिन जब आप कहते हैं कि यह कठिन है, तो क्या इसका मतलब है कि यह संभव है? जर्त को अपने पिता की बात याद आई। इस धरती पर ऐसा कुछ नहीं जो हमारा परिवार नहीं कर सके, और अगर कोई चीज नहीं हो पाती तो समझना चाहिए कि हम अभी तक नींद में हैं। हाँ श्री जर्त, आप कई अनुसंधान संस्थानों के मालिक हैं और यूरोप में जो सबसे बड़ा कंठत्वरक है वह आंशिक रूप से उन्हीं संस्थानों द्वारा विकसित हुआ था। दूसरे शब्दों में, आपके पास कंठत्वरक बनाने की तकनीक है, केवल समय की लागत ही बाधा है। वह कंठत्वरक भी बना सकता है। ये सुनकर श्री हरिहर की आंखें चमक उठीं। अगर उनके पास कंठत्वरक हो जाए तो वे परियोजनाएं भी कर सकते हैं जिनके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं होती। यदि यह बन सकता है तो अच्छा है। जर्त ने चैन की सांस ली। कितना खर्च होगा? लगभग 2500 करोड़ भारतीय मुद्रा खर्च होंगे, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगेगा। ये तो बिल्कुल महंगा नहीं है, जर्त ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। काश ये 2500 करोड़ अमेरिकी डॉलर होता। उसे कितना जल्दी पूरा किया जा सकेगा इसकी चिंता जर्त को नहीं थी, उन्हें बस खर्च करने में आनंद आता था। 2500 करोड़, ये महंगा नहीं है। श्री हरिहर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। क्या ये मानव भाषा थी? पूरे भारतवर्ष में बड़े अनुसंधान संस्थानों को छोड़कर कौन सा संगठन इतनी बड़ी राशि उपकरण पर खर्च कर सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जर्त ये कंठत्वरक उनकी प्रयोगशाला के लिए खरीद रहे थे। अब वे कल्पना कर पा रहे थे कि कुछ वर्षों में भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उनकी शोध समूह, पूरे पूर्वी भारत का अनुसंधान केंद्र बन जाएगा। ठीक है, व्यवस्था कर दो। ध्यान रहे, सबसे महंगा और सबसे बेहतरीन होना चाहिए। समझ गया श्री जर्त, मैं संभाल लूंगा। लेकिन आपके विश्वविद्यालय में इतना स्थान नहीं होगा इस यंत्र के लिए। मैं प्राचार्य से बात करूंगा। श्री हरिहर ने बिना सोचे चिल्ला दिया। उन्हें पूरा विश्वास था कि प्राचार्य स्वयं खुशी खुशी पर्याप्त स्थान खाली करवा देंगे और शायद उन्हें पूजेंगे भी, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा निवेश विश्वविद्यालय के लिए लाया। प्रोफेसर हरिहर, मुझे एक और बात आपसे करनी है। कहो बेटा। यदि मैं किसी प्रकार मदद कर सकता हूं तो चाहे स्नातकोत्तर या सीधे पीएचडी प्रवेश की बात हो, मैं करूंगा। यह आवश्यक नहीं है। जर्त ने चारों ओर देखा और धीरे से बोले, प्रोफेसर हरिहर, क्या आपके कोई मित्र हैं जो अनुसंधान में काम कर रहे हैं लेकिन बेहद गरीब हैं और उन्हें फंडिंग नहीं मिल रही? अर्जुन, इसका क्या अर्थ है? अर्जुन मेहरोत्रा के हालिया व्यवहार को देखते हुए प्रोफेसर हनुमान झा पहले ही उसके प्रश्न के पीछे की मंशा को कुछ हद तक समझ चुके थे, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं बनता था। प्रोफेसर हनुमान झा, एक उच्च कोटि के विद्वान जो 18 वर्ष की उम्र में देश के सर्वोच्च संस्थान में दाखिल हुए और विदेश जाकर मास्टर्स व डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की, जिनका मस्तिष्क ज्ञान से ओतप्रोत था, वह भी अर्जुन मेहरोत्रा की इन हरकतों को समझ नहीं पाए। अपने शोध समूह के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त कर लेने के बाद प्रोफेसर हनुमान झा को पूरा विश्वास था कि 3 वर्षों में परियोजना के व्यावसायीकरण के बाद वह इस पैसे की भरपाई कर लेंगे। किंतु उसके लिए एक कंठत्वरक पार्टिकल कलाइडर पर इतनी बड़ी राशि खर्च करना समझ से परे था। भले ही परियोजना सफल हो जाए, इसकी भरपाई संभव नहीं थी और इस प्रकार के उपकरण अत्यधिक खर्चीले होते हैं, जिनकी सालाना देखरेख व स्टाफ पर करोड़ों का खर्च आता है। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो अर्जुन द्वारा किया गया ये खर्च कभी वापस नहीं मिलेगा। उन्हें अर्जुन की वैज्ञानिक शोध में मदद वाली बात पर यकीन नहीं था। भले ही उसके पास धन हो, कुछ करोड़ रुपये से अधिक देना भी असामान्य था। अरबों रुपये खर्च करना तो पागलपन था, जब तक कि उसके पास कोई छिपा उद्देश्य न हो। अर्जुन की मंशा से उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। जब तक उन्हें शोध के लिए संसाधन व सर्वोत्तम प्रयोगशालाएं मिल रही थीं, वह अपनी बेटी तक सौंप देते, तब भी एक शिकन न आती। शायद यही एक वैज्ञानिक पुरुष की पहचान होती है। प्रोफेसर हनुमान, सच्चाई तो यह है कि मेरे पास कुछ फंड है और अब जब मैं स्नातक हो चुका हूं तो मैं अपने विद्यालय के लिए कुछ करना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ एक विभाग को लाभ पहुंचाना अन्याय होगा, है न? अगर आपके कोई सहकर्मी है जिन्हें अनुसंधान फंडिंग की जरूरत है तो मैं उसमें भी निवेश को तैयार हूं।
क्या तुम सच कह रहे हो? प्रोफेसर हनुमान झा ने जिस तरह भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अपनी स्थिति बनाई थी, वह उनके अच्छे संबंधों का प्रमाण था, अन्यथा वह विभागाध्यक्ष नहीं बनते। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा विद्वान हो जिसे अनुसंधान फंडिंग की जरूरत न हो। वैज्ञानिक अनुसंधान एक धन की खाई है और हर शिक्षक को फंड की कमी होती है। इस वर्ष तो स्थिति इतनी खराब रही कि कुछ प्रोफेसर तो इस चिंता में अस्पताल तक पहुंच गए। अगर प्रोफेसर हनुमान झा इन शिक्षकों के लिए फंडिंग सुनिश्चित कर दें तो वे उनके प्रति ऋणी हो जाएंगे। भविष्य में उनका मान विश्वविद्यालय के कुलपति के बराबर हो सकता है। बिल्कुल, ये सत्य है, और क्यों न आज ही इसे पूरा किया जाए। अर्जुन मेहरोत्रा के पास समय नहीं था कि वह इन शिक्षकों को एक एक कर खोजें। फिर भी यदि उन्हें पता चले कि कोई उनके अनुसंधान के लिए फंडिंग देने को तैयार है, तो वे तो पैरों में प्लास्टर बंधा होने पर भी रेंगते हुए पहुंच जाएंगे। ऐसा करते हैं, प्रोफेसर हनुमान, कृपया हमारे विद्यालय के शिक्षकों को सूचित करें कि मैं हमारे शोध समूहों के लिए 10,000 करोड़ रुपया आवंटित करने को तैयार हूं। क्या कहा तुमने? 10,000 करोड़? प्रोफेसर हनुमान झा दंग रह गए, लेकिन ये सोचकर कि अर्जुन ने कुछ देर पहले ही 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, 10,000 करोड़ उनके लिए शायद छोटी बात थी। हाँ, 10,000 करोड़। अर्जुन ने सिर हिलाकर पुष्टि की। ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ। प्रोफेसर हनुमान झा ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला। यद्यपि वह वृद्ध थे, लेकिन इस सूचना युग में हर प्रोफेसर के अपने समूह होते हैं, और एक विभागाध्यक्ष के रूप में वह अधिकतर में शामिल थे। मित्रों, एक खुशखबरी है। मैंने आज हमारे विश्वविद्यालय के लिए 10,000 करोड़ की प्रायोजन राशि सुनिश्चित की है। इस संदेश के भेजते ही सारे समूहों में हलचल मच गई। अरे पुराना हनुमान, मजाक कर रहे हो क्या? पूरे भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को साल भर में 50,000 करोड़ भी नहीं मिलते। सुना है तुम ग्राफीन प्रोजेक्ट के लिए इतने चक्कर काट रहे हो कि पैर टूटने की नौबत आ गई है। ये 10,000 करोड़ कहाँ से लाए? हाँ, लगता है हनुमान पगला गए हैं रिसर्च फंडिंग के चक्कर में। पुराने हनुमान, ज्यादा तनाव मत लो, पास वाले समूह के प्रोफेसर झा अस्पताल पहुंच चुके हैं। कौन है बे जो मेरी बुराई कर रहा है? मुझे तो बस कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा है, अनुसंधान से कोई लेना देना नहीं है। मित्रों, यह मौका है सोचने का कि भविष्य में मुझे कैसे धन्यवाद देना है। हनुमान झा ने सीधे अपने समूह के फंड खाते का बैलेंस स्क्रीनशॉट साझा कर दिया। 10 करोड़। पुराने हनुमान, बुरा नहीं है, दांत पीसकर प्रोजेक्ट पूरा करने की उम्मीद बाकी है। क्या जिंदी ग्रुप का वह जिद्दी बूढ़ा अंततः मान गया? अब जरा ठीक से देखो और शून्य गिनो। हनुमान झा इन पुराने मित्रों से त्रस्त हो गए थे। 8.80 1,000 करोड़। धत्तेरी की। आमतौर पर शांत रहने वाले प्रोफेसर भी दंग रह गए। पुराने हनुमान, किस महान व्यक्ति की कृपा पाली है तुमने। बाप रे, 1,000 करोड़। अब तो रिटायरमेंट तक ऐश करोगे। बधाई हो, हमारे भविष्य के अकादमिक विद्वान हनुमान को अब फंडिंग की गारंटी है। चुप करो, निवेशक मेरे ऑफिस में बैठे हैं, 10,000 करोड़ हैं, पहले आओ पहले पाओ, देर से आने वाले रोते रह जाएंगे। हनुमान झा ने ये कहते ही समूह बंद कर दिया। ... इस हनुमान को किस सौभाग्य ने छू लिया। अगर उसने हमें मूर्ख बनाया है तो अगली बैठक में उसके विरुद्ध मैं जरूर मतदान करूंगा। प्रोफेसर केशव, हनुमान झा के सबसे निकटतम सहयोगी, दस्तावेज पढ़ने का बहाना बनाकर सबसे पहले उनके अनुसंधान भवन में पहुंचे। उन्हें हनुमान झा की स्वभाव की जानकारी थी, वह इस प्रकार के विषयों पर मजाक नहीं करते। जरूर कुछ सच्चाई होगी। जैसे ही प्रोफेसर केशव ने भवन में प्रवेश किया, एक छोटा और गोलमटोल प्रोफेसर हौंकते हुए वहां आ पहुंचा। अरे प्रोफेसर गुप्ता, तुम्हारा छात्र तो उपकरण फोड़ बैठा था, फिर तुम यहाँ कैसे? तुमसे अच्छा कौन बोले, तुम्हें तो साहित्य पढ़ने जाना था। तुम्हारा दफ्तर तो इस भवन में है भी नहीं। तभी एक मध्यवयस्क व्यक्ति व्हीलचेयर पर भवन में घुसा। प्रोफेसर दीक्षित, तुम तो अस्पताल में थे, अब पुनर्वास यहीं कर रहे हो क्या? ओह, डॉक्टर ने कहा था कि ताजी हवा में सांस लो, तो बस यहीं आ निकला। और तभी उन्होंने देखा कि दूर से और भी कई प्रोफेसर भवन की ओर बढ़ रहे थे। धत्तेरी की, प्रोफेसर वर्मा भी आ गए, और वो रहे प्रोफेसर मिश्रा। उस आदमी ने तो पिछले साल ऐसा प्रोजेक्ट लिया था जिसमें पैसा निगलने वाली मशीन लगती है, वो जरूर फंड के लिए आया है। ठीक है, अब और बहानेबाजी नहीं। 10,000 करोड़ बहुत हैं, लेकिन हमारे कॉलेज के दर्जनों अनुसंधान समूहों के बीच बांटे तो केवल कुछ करोड़ ही मिलेंगे। पुराने हनुमान को तो पूरा 1,000 करोड़ मिल गया, हमें भी मेहनत करनी होगी। सही कहा, जल्दी चलो और फंडिंग सुनिश्चित करो, बाद में कोई शिकायत नहीं। ठीक है, चलो। धड़ाम। अर्जुन और हनुमान झा चाय पीते हुए बात कर रहे थे कि तभी दरवाजे के बाहर जोरदार कोलाहल हुआ। धड़ाक। मजबूत दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल दिया गया और पूरी गलियारा 50 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों से भर गया। तुरंत ही हनुमान झा का चेहरा उतर गया, और जो शायद ही कभी गाली देते थे, उन्होंने अपनी गंभीरता तोड़ते हुए चिल्ला दिया, तुम बूढ़े कमबख्तों, सब पागल हो गए हो क्या? यह क्या हो रहा है?
हन जितेंद्र के सभी छात्र उनके सामने के दृश्य से हैरान थे। ये सभी प्राध्यापक भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध शोध निर्देशक थे, जिन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान में विशेष उपलब्धियां प्राप्त की थीं। सामान्यतः वे सप्ताह में 1-2 कक्षा लेते और फिर उनका पता लगाना कठिन होता, लेकिन आज वे सभी इस संकरे गलियारे में इकट्ठा थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने मार्गदर्शक हन जितेंद्र की तलाश में थे। क्या हो सकता है कि हन सर की इन प्राध्यापकों से दुश्मनी हो गई हो? कार्यालय के छात्र एक के बाद एक झांकने लगे। ये तो इतना गंभीर हो गया कि हन सर का दरवाजा भी टूट गया। हमें मदद करनी चाहिए क्या? आखिर हमारे मार्गदर्शक हैं, मदद क्या करेंगे झोला लेकर? हम तो बस छात्र हैं, इन प्राध्यापकों को नाराज करने की औकात नहीं है हमारी। अच्छा छोड़ो, तुम्हारे प्रयोग नहीं है क्या? इस वक्त जू मंचौ आ गया। भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? किसी ने पूछा। अरे कुछ नहीं, ये सब शायद पुरानी बातों को लेकर हन सर को खुश करने आए हैं, जू मंचौ हंसते हुए बोला। उसने पूरे दृश्य को कार्यालय से देखा था और जब 10 अरब की बात आई थी तो ऐसे में ये सभी प्राध्यापक न आए तो क्या हो। हालांकि हन सर की मिजाज भी कुछ कम नहीं है और टूटा हुआ दरवाजा इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। क्या? जू मंचौ की बात सुनकर छात्र और भी जिज्ञासु हो उठे, लेकिन जू ने उन्हें नहीं रोका। वह भी हंसी मजाक के साथ तमाशा देखने में जुट गया। ओल्ड हन, कहाँ हो? निवेशक कहाँ है? सबसे पहले घुसे प्राध्यापक ने कमरे में इधर उधर देखा। ये थे प्रोफेसर शंकर वर्मा, पॉलिमर विभाग के प्रमुख। प्रतिष्ठा में वे हन जितेंद्र के समकक्ष ही थे और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी निभाते थे, अतः उनका प्रभाव हन जितेंद्र से अधिक ही था। लेकिन कमरे में देख देख कर वहां केवल हन जितेंद्र और एक छात्र था और स्पष्ट था कि वह छात्र 10 अरब का निवेश करने वाला नहीं हो सकता। ओल्ड हन, तुमने कहा था निवेशक तुम्हारे कार्यालय में है, क्या मजाक कर रहे हो? प्रोफेसर शंकर ने पूछा। मुझे नहीं पता ये निवेशक तुम्हें फंड देगा या नहीं, लेकिन अभी तुमने जो किया है उससे मेरा मूड पूरी तरह खराब हो गया है। हन जितेंद्र ने दांत पीसते हुए टूटी हुई दरवाजे की ओर देखा। मंगलोंग, तुम अभी घर जाओ, हम उपकरण की बात बाद में करेंगे। फिलहाल अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दो, अगर कोई दिक्कत हो तो अपने सीनियर्स या मुझसे सीधे संपर्क करना, हन जितेंद्र ने जानबूझकर जोर से कहा। ठीक है हन सर, मैं अब जा रहा हूँ। मंगलोंग ने समझ लिया कि हन सर क्या चाहते हैं और उसने तुरंत उनका साथ दिया। कब से ओल्ड हन इतने विनम्र हो गए किसी स्नातक छात्र के लिए? प्राध्यापक अचंभित रह गए। हन जितेंद्र की कठोरता प्रसिद्ध थी, अपने पीएचडी छात्रों से भी बहुत कड़े मानदंड रखते थे। अब एक छात्र से ऐसे व्यवहार करना, ये छात्र कुछ अलग ही लग रहा था। रुको, क्या उन्होंने अभी उपकरण की बात की? क्या ये वही छात्र है जो निवेशक है? ये असंभव है, कोई छात्र 10 अरब कैसे ला सकता है? जैसे ही उनकी शंका गहराई, हन जितेंद्र ने एक और पंक्ति जोड़ी। मंगलोंग, तुम जो 1 अरब की फंडिंग मुझे दे रहे हो उससे मैं निश्चित रूप से परिणाम दूंगा, और इस वर्ष की उत्कृष्ट स्नातक शोध पत्र के लिए भी मैं पूरा प्रयास करूंगा। तुम्हारे सीनियर तुम्हारा पूरा समर्थन करेंगे। यह 1 अरब सच में इसी छात्र का है। ये सुनकर सभी प्राध्यापक ईर्ष्या से जल उठे। माफ कीजिए नौजवान, एक क्षण ठहरिए। शंकर वर्मा तुरंत मुस्करा कर बोले, छात्र, क्या ये सच है कि आप हमारे विश्वविद्यालय के अनुसंधान को 10 अरब की फंडिंग दे रहे हैं? हाँ, कृपया बताएं आप कौन हैं? मैं शंकर वर्मा, पॉलिमर विज्ञान विभाग का प्रमुख हूँ। आपके हन सर के बराबरी का पद रखता हूँ। आपने उन्हें 1 अरब की फंडिंग दी है मेरे विभाग के बारे में। ओल्ड शंकर, क्या कर रहे हो? हन जितेंद्र ने मंगलोंग को पीछे खींचते हुए कहा, यह मेरा छात्र है, छेड़ना मत उसे। अरे ओल्ड हन, इतना गुस्सा क्यों? दरवाजा बस भीड़ में टूट गया, जानबूझकर नहीं हुआ। ये छात्र हन जितेंद्र का छात्र था और उन दोनों के बीच गहरा संबंध भी दिख रहा था। मैं तुरंत दरवाजा ठीक करवाता हूँ, और वह भी सबसे अच्छे कारीगर से। हन जितेंद्र ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। मंगलोंग, कुछ शिक्षकों का व्यवहार बहुत हल्का होता है। उन्हें फंड देना मतलब पैसा फेंकना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मंगलोंग ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, ये सब तो बस भीड़ के कारण हुआ। प्रोफेसर शंकर ने सफाई दी। हन सर, आपको हमेशा मेरी इमारत पसंद थी ना? मैं वो जगह आपको दे देता हूँ आपके अनुसंधान समूह के लिए। अब बात बनी। हन जितेंद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शंकर वर्मा ने कब इतनी नम्रता दिखाई थी? मंगलोंग, असल में कुछ शिक्षक इतने बुरे नहीं हैं, उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए। हाँ, हन सर की बात सही है, मंगलोंग ने कहा। प्रोफेसर शंकर ने राहत की सांस ली। अच्छा बुजुर्गों, अब और मजाक नहीं। हन जितेंद्र ने गहरी सांस ली। यह मंगलोंग नाम का छात्र ही वह निवेशक है जिसे मैंने बताया था। अब ये आप पर निर्भर है कि आप उसे कैसे प्रभावित करते हैं। ये कहकर हन जितेंद्र चाय पीते हुए आराम से बैठ गए और इन सभी बुजुर्गों को तमाशा करते देखने लगे। मंगलोंग छात्र, आपने मेरी पॉलिमर मटेरियल्स की कक्षा ली थी ना? बकवास, उसे पॉलिमर मैंने पढ़ाया था। मंगलोंग छात्र, मुझे याद है आपने मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास ली थी, मैंने आपको उत्कृष्ट ग्रेड दिया था।
मंगलों छात्र, आप मेरा प्रोजेक्ट देखना चाहेंगे? ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, असल में मुनाफा भी देगा। मंगलों, मेरी एक बेटी है, आपकी उम्र की है, ऑफिस जरूर आइए। अरे उसकी डायनासोर बेटी की बात मत करो, देखो मेरी बेटी की फोटो। धत्तेरी, मैंने बेटा क्यों पैदा किया? ठीक है शिक्षकों, अब झगड़ना बंद करें। मंगलों थोड़ा असहज हो गया और पीछे हन जितेंद्र तो हंसते हंसते लोटपोट हो चुके थे। ये शोध फंडिंग तो भरपूर है, ये 10 अरब कोई सीमा नहीं है। ये सुनते ही सबकी आंखों में लालच की चमक आ गई। लेकिन उससे पहले मैं आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहता हूँ, मंगलों ने जोड़ा। मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैं वे प्रोजेक्ट्स जो पैसों की होली खेलते हैं। मैं प्रोफेसर गौरव सबसे पहले खड़े हुए, और अगर बात पैसों की बर्बादी की हो तो भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में कोई भी शिक्षक उनसे आगे नहीं निकल सकता था। साल की शुरुआत में वायरस फैलने के बाद से उनके शोध समूह ने एक नई एंटीवायरल दवा की संरचना पर काम शुरू कर दिया था, और जैसा कि सभी जानते हैं, दवा अनुसंधान निश्चित ही सबसे अधिक खर्चीले प्रोजेक्ट्स में से एक होता है। 10 महीनों में उन्होंने 30 करोड़ से अधिक खर्च कर डाले थे, लेकिन उनके प्रोजेक्ट की प्रगति केवल 10% ही थी और आगे के चरणों के लिए अनुमानित निवेश अरबों में था। यही कारण था कि दुनिया में बिकने वाली कई दवाइयां इतनी महंगी होती हैं। वास्तव में दवा की उत्पादन लागत बहुत कम होती है, लेकिन बिक्री मूल्य दर्जनों, सैकड़ों या हजारों गुना ज्यादा होता है, क्योंकि प्रारंभिक अनुसंधान की लागत बेहद ऊंची होती है। प्रोफेसर गौरव, मुझे आपके प्रोजेक्ट का समर्थन करना ही होगा। जर्ड मंगलेश ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। आपको कितने फंड की आवश्यकता है? प्रोफेसर गौरव थोड़ा झिझक गए। उनका शोध चरणबद्ध तरीके से होता था, इसलिए उन्होंने कभी पूरे फंड के लिए एक साथ प्रयास नहीं किया था, और ये लगभग असंभव कार्य माना जाता था। आमतौर पर ऐसा शोध या तो किसी बड़ी फार्मा कंपनी के समर्थन से या सरकार के सहयोग से ही संभव होता है। इस चरण के लिए मुझे लगता है लगभग 50 करोड़ की आवश्यकता होगी, प्रोफेसर गौरव ने संकोच से कहा। प्रोफेसर गौरव, विज्ञान में अनुसंधान का पैसा टूथपेस्ट की तरह नहीं निचोड़ा जा सकता। अगर पैसा ही नहीं होगा तो शोध का क्या मतलब? जर्ड मंगलेश बोले, आप एक आंकड़ा दीजिए और मैं आपको अंत तक समर्थन दूंगा। मंगलेश, मुझे डर है कि राशि काफी बड़ी होगी। सीधे बोलिए, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। जर्ड मंगलेश उत्साहित होकर बोले, चूंकि आप इतने उदार हैं तो मैं कह देता हूं। प्रोफेसर गौरव बोले, इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कम से कम 500 करोड़ की आवश्यकता होगी। क्या बात कर रहे हो गौरव? कुल मिलाकर तो 1000 करोड़ हैं और तुम अकेले ही 500 करोड़ मांग रहे हो। हम बाकी लोग क्या करें? अन्य शिक्षकों ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया। सही कहा गौरव, तुम्हारे घर का कारोबार बड़ा है, लेकिन सब कुछ अकेले ही हड़प लोगे। जरा हमारे हनुमंत जी को देखो, वो मंगलेश के गाइड हैं और उन्हें तो सिर्फ 100 करोड़ ही मिले हैं। हनुमंत जी इनकी नोकझोंक देखकर लगभग हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उनके अनुसंधान समूह के नाम एक 20,000 करोड़ की पार्टिकल कोलाइडर दर्ज थी, तो कुछ 100 करोड़ उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम सब बाद में उपकरण उधार मांगने आओगे। हनुमंत जी मंद मुस्कान के साथ बोले, अब सही समय था कम बोलने और चुपचाप अमीर बनने का। प्रोफेसर गौरव, मैं आपकी शोध के लिए सीधे 1000 करोड़ का निवेश कर रहा हूँ। 1000 करोड़? प्रोफेसर गौरव इतने चौंक गए कि उनकी आवाज कांपने लगी। उन्होंने तो 100 करोड़ की भी आशा नहीं की थी, लेकिन मंगलेश ने उन्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। लेकिन एक शर्त है, जब दवा व्यावसायिक रूप से उत्पादित हो तो मुझे तकनीकी शेयरों में हिस्सा चाहिए। जर्ड मंगलेश ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर गौरव बार बार सिर हिलाने लगे। कंपनियां भी निवेश के बदले में यही मांग करती हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा शर्तें जोड़ देती हैं। लेकिन मंगलेश तो सिर्फ हिस्सेदारी चाहते थे, जो कहीं अधिक बेहतर था। जब प्रोफेसर गौरव ने देखा कि उनके खाते में अचानक 1000 करोड़ आ गए हैं, तो उन्होंने खुद को चुटकी काटी, शायद ये सपना था। 1000 करोड़ यूं ही दे दिए गए। सभी शिक्षक एकदम निराश हो गए, और कुछ तो प्रोफेसर गौरव को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने उनका सब कुछ लूट लिया हो। साथियों, जब मैंने अभी 1000 करोड़ की बात की थी, तो वह केवल यूं ही कही गई बात थी। जर्ड मंगलेश बोले, अगर आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, तो मेरी ओर से फंडिंग की कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं? कितना अमीर है ये लड़का! अगर वह मुझे निवेश दे दे तो मैं उसका छात्र भी बन जाऊंगा। मंगलेश, मेरे पास भी एक प्रोजेक्ट है। मंगलेश, मेरी भी एक शोध परियोजना है। मैं खगोल भौतिकी पर काम कर रहा हूँ। ओह! जर्ड मंगलेश की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके संस्थान में कोई इस क्षेत्र में शोध कर रहा है। लेकिन क्योंकि संस्थान में खगोल भौतिकी की पढ़ाई नहीं होती, यह विज्ञान विभाग से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट रहा होगा। खगोल भौतिकी पूरी तरह सैद्धांतिक शोध है, और इसमें उपयोग होने वाले उपकरणों में तो सिर्फ एक खगोलीय दूरबीन ही करोड़ों खर्च करवा देती है। गुरुजी, क्या आपको एक खगोलीय दूरबीन की आवश्यकता है? शिक्षक एकदम हक्का बक्का रह गए। एक बड़ी खगोलीय दूरबीन बनवाने में करोड़ों डॉलर लगते हैं, और इसका कोई प्रत्यक्ष मुनाफा भी नहीं होता।
केवल सरकार और संस्थान ही इसमें निवेश करते हैं। अगर मिल सके तो ये तो सबसे बेहतरीन होगा। जर्ड मंगलेश ने तुरंत अपना फोन निकाला और हेमंत यादव को फोन लगाया। हेमंत, मैं अपने विश्वविद्यालय में एक बड़ी रेडियो खगोलीय दूरबीन बनवाना चाहता हूँ। कितने का खर्च आएगा? अगर जगह तय हो जाए तो कुछ करोड़ डॉलर में बन सकती है। मुझे एक चाहिए, जर्ड मंगलेश ने बिना सोचे तुरंत कहा। फिर शिक्षक की ओर मुड़े। गुरुजी, इस जगह की व्यवस्था मैं खुद डीन से बात करूंगा। शिक्षक ने छाती ठोककर कहा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट यदि वास्तव में बन जाए तो केवल विश्वविद्यालय ही नहीं, प्रयागराज नगर निगम भी जमीन आवंटित करने को तैयार हो जाएगा। साथ ही मैं आपके अनुसंधान को और 100 करोड़ रुपए दूंगा, जर्ड मंगलेश ने जोड़ा। शिक्षक खुशी से उछल पड़े, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अपराधबोध भी हुआ, क्योंकि वह बदले में मंगलेश को कुछ दे नहीं सकते थे। हाँ, लेकिन एक शर्त है, जर्ड मंगलेश ने कहा, अगर आप किसी अज्ञात खगोलीय पिंड की खोज करते हैं तो उसका नाम मेरे नाम पर रखना होगा। वाह, मैं कितना चतुर हूँ। जर्ड मंगलेश मन ही मन मुस्कराए। ये तो ऐसा था जैसे उन्होंने पैसे देकर अंतरिक्ष पिंड पर नाम खरीद लिया हो। यह कोई दान नहीं था। धत, उन बेमतलब ग्रहों पर शोध करने वालों को भी 100 करोड़ मिल रहा है। बाकी शिक्षक अब समझ चुके थे कि जर्ड मंगलेश पैसा लुटाने आए हैं, लाभ हो या नहीं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगलेश, मेरे शोध दल का एक प्रोजेक्ट है लामा के बच्चों की देखभाल पर। हमें 2 वर्षों तक डेटा इकट्ठा करने के लिए 10,000 लामा चाहिए। ये पूरी तरह पैसा बर्बाद करने वाला प्रोजेक्ट है। अब लामा के बच्चों की देखभाल। जीवन विज्ञान के प्रोफेसरों को सुअर की भी चिंता नहीं रह गई। मंगलेश ने मन ही मन सोचा, लेकिन लामा महंगे होते हैं और 10,000 मिलना कठिन होगा। ठीक है, पहले मैं 100 करोड़ देता हूँ। मंगलेश, मेरे पास एक स्काई डाइविंग उपकरण पर प्रोजेक्ट है, क्या आप इसे देखना चाहेंगे? मंगलेश, मेरे पास भूमि मरुस्थलीकरण नियंत्रण पर एक प्रोजेक्ट है। अरे, इस तरह तो कभी अंत नहीं होगा। जर्ड मंगलेश ने तुरंत अपने गाइड हनुमंत जी से कहा, गुरुजी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इन प्रोजेक्ट्स की सूची और उनके कुल निवेश की राशि तैयार कर दीजिए। जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा। मैंने कई हजार करोड़ का फंड तैयार रखा है। कई हजार करोड़? हनुमंत जी ने ठंडी सांस ली। उन्होंने मंगलेश को कम आंका था। ठीक है, ये सब मुझे सौंप दो, तुम अपने काम में लगो। हनुमंत जी बोले। वो चला गया। जर्ड मंगलेश को जाते देख शिक्षक हैरान रह गए। खांस कर हनुमंत जी बोले, अब चूंकि मंगलेश ने मुझे इन फंड्स की जिम्मेदारी दी है तो आप सब। हे। सभी शिक्षक अचानक चाटुकार बन गए। हनुमंत जी, आपकी एक बेटी है ना? संयोग से मेरे बेटे की भी उम्र वही है। मैं इतना दहेज दूंगा। डॉक्टर दिनेश, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे हथकंडे अपनाते हो? एक अन्य शिक्षक बोले। हनुमंत जी, आप तलाकशुदा हैं और दोबारा विवाह नहीं किया। मेरी एक बहन है, कुंवारी, सुंदर, और एक अन्य कॉलेज में प्रोफेसर है। आज रात मेरे घर पर खाने पर आइए। उसी शाम हन जितेंद्र ने जगन महराज को एक विस्तृत स्प्रेडशीट भेजी, जिसमें सैकड़ों प्रोजेक्ट्स की जानकारी भरी हुई थी। ये सभी अलग अलग शिक्षकों के शोध विषय और उनके मुख्य बिंदु थे। हन जितेंद्र सचमुच बहुत जिम्मेदार थे। उन्होंने हर एक प्रोजेक्ट का अनुमानित व्यय भी जोड़ दिया था, जो कुल मिलाकर 30,000 करोड़ भारतीय मुद्रा से भी अधिक था। पहले से वादा किए गए उपकरणों सहित जगन महराज ने आज लगभग 80,000 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे। क्या मुझे अगली बार अन्य विश्वविद्यालयों का भी दौरा करना चाहिए? जगन महराज ने सोचा, लेकिन तुरंत ही उस विचार को त्याग दिया। आखिर उनका झुकाव अपनी ही संस्था की ओर था, चूंकि वे भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गंगानगर के पूर्व छात्र थे। वे चाहते थे कि उनका खुद का विश्वविद्यालय ही निरंतर प्रगति करे। यदि वे अन्य संस्थानों में निवेश करते तो क्या वे अपनी ही संस्था के लिए प्रतियोगी नहीं बना रहे होते? आइए जूनियर भाई, थोड़ी चाय पी लीजिए। जूनियर भाई, आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं उपकरणों पर नजर रखता हूँ। जूनियर भाई, आज रात फुर्सत है, आपकी सीनियर बहन आपको खाने पर ले जा रही है। जब जगन महराज की अनुसंधान निधि प्राप्त हुई तो हन जितेंद्र ने दिल खोलकर अपने छात्रों को 2 महीने की मेहनताना राशि दे दी। जब छात्रों को पता चला कि यह फंडिंग जगन महराज से आई है तो वे अनुसंधान समूह में सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति बन गए। साहित्य समीक्षा और प्रायोगिक प्रक्रियाओं में वरिष्ठ भाई बहन सभी जटिल कार्यों और व्याख्याओं को संभाल लेते थे, जिससे जगन महराज को विदेशी साहित्य पढ़ने और अनुवाद करने की कठिनाई से छुटकारा मिल गया। जहां अन्य छात्र अपने शोध पत्रों को लेकर माथापच्ची करते और रात भर प्रयोगशालाओं में काम करते, वहीं जगन महराज आरामदायक ताइशी कुर्सी पर बैठकर दूध वाली चाय पीते हुए और S10 वर्ल्ड चैंपियनशिप देखते हुए मस्ती में रहते। बेशक उन्हें हर दिन ये सोचने में भी काफी समय देना पड़ता था कि पैसा कैसे खर्च किया जाए। स्वाभाविक रूप से स्टारबक्स डबल स्वीट के साथ गेम खेलना जगन महराज की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया था। जगन महराज, आपने तो कहा था कि अक्टूबर में थीसिस पर काम शुरू करेंगे, फिर गेम खेलने का समय कैसे मिल रहा है? वही मधुर आवाज टीम चैट में गूंजी।
क्या कभी किसी अमीर घराने के बेटे को खुद थीसिस लिखते देखा है? अमीर घराने के बेटे मेरे पैर, पिछली बार तो तुम इंटरव्यू में न पास होने पर रोने ही लगे थे, लड़की ने चिढ़ाया। अरे बहन, मेरी आत्मा को ठेस पहुंच गई, अब पुराने किस्से मत उखाड़ो। अभी आधा महीना भी नहीं बीता और वो सब पुराना हो गया। लेकिन सच में नौकरी खोज कैसी चल रही है? छोड़ दी, अब तो कुछ कंपनियां विरासत में मिल गई हैं, बस ऐश कर रहा हूं, अब कभी नौकरी नहीं करूंगा। जगन मेहराज हंसते हुए बोले, तुम भी नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हारा खर्चा उठा लूंगा। भागो यहाँ से, तुम उसके काबिल नहीं। मैं तो सिर्फ ऋतिक रोशन और विद्युत जामवाल जैसे लोगों को स्वीकार करती हूँ। तुम तो इंजीनियरिंग छात्र हो, तुम्हारे तो सर पर बाल भी नहीं होंगे। हे भगवान, कहीं तुम कोई आंटी हो जो वॉइस चेंजर से बात कर रही हो। जगन मेहराज, अब तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हारा सिर ही मरोड़ दूंगी। मैं हूँ सौंदर्य की देवी, मुझसे गेम खेलने का सौभाग्य तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। ठीक है, तो अब मैं महीने के अंत में गंगा तट आ रहा हूँ। तुम मुझे खाया दिलाओ, जरूर खिलाओगी, ठीक? क्या तुम आ रहे हो? स्टारबक्स डबल स्वीट की आवाज अचानक गंभीर हो गई। क्या हुआ, मुझे देखकर खुश नहीं होगी या डर है कि असलियत सामने आ जाएगी? ठीक है, आ जाओ, जब तक तुम्हें डर नहीं कि मैं छेड़ दूंगी। अब मैं नहाने जा रही हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे बाथरूम में कैमरा ऑन कर देता हूँ। बदमाश। जगन मेहराज मुस्कुराते हुए फोन रख देते हैं, उनका दिल उम्मीद से भरा हुआ है। वो सोचते हैं कि असलियत में वह लड़की कैसी होगी, क्या वह सच में वैसी ही होगी जैसी उन्होंने कल्पना की थी। इसी समय जगन मेहराज का फोन बजता है और कॉलर आईडी देखकर उनका शरीर थोड़ा कांप उठता है। वांग योजिया, उनकी पूर्व प्रेमिका की रूममेट। जब से वे अलग हुए थे, जगन मेहराज ने उसके किसी दोस्त या रूममेट से संपर्क नहीं किया था। हेलो वांग योजिया, कुछ जरूरी बात है? जगन मेहराज ने शांत स्वर में बात की। सीता की शादी हो रही है इस शनिवार। अच्छा, सच में? फोन उठाने से पहले ही उन्हें इस संभावना का आभास था, लेकिन खुद सुनने पर उनकी मुट्ठी कस जाती है। तुम आओगे? सीता ने मुझे कहा था तुम्हें बताने के लिए। उसने कहा था ये वादा तुम दोनों ने किया था। हाँ, मुझे शादी में बुलाकर फिर से अपमानित करना चाहती है। जगन मेहराज ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर नहीं आना चाहते तो मैं उसे बता देती हूँ। जरूरत नहीं, उसे कह देना कि मैं आऊंगा। मैं? जगन मेहराज अपनी बात से पीछे नहीं हटा। जगन मेहराज, क्या तुम सच में आओगे? वांग युजिया केवल संदेशवाहक थी, लेकिन उसे लगा था कि जगन मेहराज कभी नहीं मानेंगे। परंतु वे इतनी आसानी से मान गए। मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। जगन मेहराज ने फोन काट दिया। उनका चेहरा उदासियों और विचारों से भरा हुआ था। चाहे कोई कितना भी मजबूत क्यों न हो, जब अतीत की कोई खबर सुनता है तो कैसे न हिल जाए। अरे, महीने के अंत में गंगा तट मिलते हैं। अगर नहीं आए तो समझ लेना, मैं खुद आकर तुम्हें पीटूंगी। ये संदेश पढ़ते ही जगन मेहराज की कल्पना में एक चेहरा उभरता है जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन उसी क्षण जैसे उन्होंने अतीत को छोड़ दिया हो। उनका चेहरा एकदम शांत और प्रसन्न हो गया। ये तो बस एक पूर्व प्रेमिका की शादी है, न कि कोई शेर की गुफा। वह तो बस मेरी जिंदगी से गुजर गई एक व्यक्ति है, जगन मेहराज ने स्वयं से कहा। सीता जगन मेहराज की पहली और एकमात्र प्रेमिका थी। वे दोनों बहुत सारे खूबसूरत पल साझा कर चुके थे और यहाँ तक कि यह भी वादा किया था कि भले ही एक साथ न रह पाएं, एक दूसरे की शादी में अवश्य भाग लेंगे। और अब लगता है कि यह वादा भी पूरा होने जा रहा है। कहानी बहुत सीधी है। सीता का पारिवारिक स्तर बहुत अच्छा नहीं था। उसने कॉलेज के दूसरे वर्ष की गर्मियों से ही पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था। पिछली गर्मियों में वह एक मध्यम स्तर की इंटरनेट कंपनी में काम कर रही थी, जिसे एक बड़े कारोबारी परिवार ने शुरू किया था। वहां उस परिवार के बेटे की नजर उस पर पड़ी। शुरू में सीता अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रही, लेकिन फिर उस व्यक्ति के लगातार प्रयासों से वह झुक गई। जब जगन मेहराज ने उसे एक पनमेरा कार से उतरते और किसी अनजान व्यक्ति के साथ चुंबन करते देखा, तो उसे समझ में आ गया कि हरा मैदान गीला क्यों है। उस रात जगन मेहराज पहली बार अपने आपे से बाहर हो गए थे। उन्होंने सीता से आमना सामना किया, लेकिन वहां उन्हें जलील कर दिया गया। यदि उनके रूममेट ने उन्हें न रोका होता तो वे शायद सब कुछ गंवा बैठते। अब बस अतीत को खत्म करने का समय आ गया है, जगन मेहराज ने सोचा। वे हमेशा अतीत के बंधन में नहीं रह सकते। यदि वे अतीत को अलविदा नहीं कह सकते तो भविष्य को कैसे अपनाएंगे। होंगी यश, मेरे कमरे में आओ जरा, कुछ काम में मदद चाहिए। श्री मेहर, आपने जो औपचारिक पोशाक मंगवाई थी वह तैयार है। हरीश ने कुछ बड़े डिब्बों को बैठक में पहुंचवाया। डिब्बों में एक काली सूट था जो अत्यंत स्वच्छ और सुरुचिपूर्ण था, जिसमें कोई अनावश्यक कटिया डिजाइन नहीं था। जब मेहर ने उसे पहनकर देखा तो वह बिल्कुल उपयुक्त था और बेहद आरामदायक भी। मुझे तो लगा था कि तुम कोई ब्रांडेड सूट लाओगे। मेहर ने दर्पण में खुद को देखा।
यह उनका पहला औपचारिक पहनावा था, इसलिए कुछ असहज लग रहे थे, लेकिन उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उनका शरीर पोशाक के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। वे किसी भी पोशाक में अत्यंत आकर्षक लगते थे। श्री मेहर, वे ब्रांड तो आम उद्योगपतियों और नए अमीरों के लिए होते हैं। वे तो सिर्फ बड़े नाम हैं, पर अंततः एक जैसी चीजें ही बनाते हैं। तो फिर ये तो विशेष रूप से आपके लिए बनाई गई हैं, हरीश ने समझाया। जब आप वाराणसी शहर में स्थानांतरित हुए थे, हमने आपके लिए यहाँ एक पोशाक स्टूडियो तैयार किया था। डिजाइनर और दर्जी जो हमने रखे हैं, वे देश और विदेश दोनों से उच्चतम वेतन पाने वाले हैं। ये सूट प्रसिद्ध डिजाइन हाउस अरमानी के पूर्व प्रमुख डिजाइनर ने डिजाइन किया है और 16 शीर्ष दर्जियों ने मिलकर एक सप्ताह में इसे पूरा किया। बहुत धन्यवाद। उन्होंने सूट की सराहना की। सादा परंतु भव्य, एक सच्चे छिपे हुए उद्योगपति की पहचान। श्री मेहर, आपने जो अन्य वस्तुएं मंगवाई थीं, वे भी तैयार हैं। क्या हम चलें? चलिए चलते हैं। मैं तो बस शादी में एक पैग पीने जा रहा हूँ, कोई तमाशा करने नहीं। अगर देर हो गई तो लोग गलतफहमी में ट्रबल मेकर समझ बैठेंगे, मेहर ने मुस्कुराते हुए कहा। एक रोल्स रॉयस कुलिनन धीरे धीरे मोहल्ले से बाहर निकला, जिसमें मेहर और हरीश सवार थे, और वह वाराणसी शहर के केंद्र में स्थित वसंत होटल की ओर बढ़ चला। वसंत होटल भी एक उच्च श्रेणी का 5 सितारा होटल था, परंतु ये वाराणसी शहर के उन चुनिंदा होटलों में था जिनका मेहर के किसी भी व्यवसाय से कोई संबंध नहीं था। होटल की स्थिति पहले बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों में एक अत्यंत सक्षम प्रबंधक के नेतृत्व में यहाँ का रुख विवाह समारोहों की ओर मोड़ दिया गया। इसने कई उच्चस्तरीय विवाह नियोजन कंपनियों से सहयोग किया और इसे एक प्रसिद्ध विवाह स्थल बना दिया। यहाँ का प्रत्येक विवाह अत्यंत भव्य सजावट के साथ आयोजित होता था और पूरा स्टाफ अत्यंत पेशेवर होता था। बेशक इसका मूल्य भी बहुत अधिक होता था। सिर्फ सजावट की कीमत ही 2 लाख रुपए से शुरू होती थी और प्रत्येक भोज की मेज का मूल्य 8,888 रुपए से ऊपर होता था। एक साधारण विवाह भी 1 करोड़ के करीब खर्च के बिना संभव नहीं था। फिर भी इस होटल के विवाह हॉल पूरे वर्ष लगभग हमेशा पूर्ण बुक रहते थे। कुछ लोग तो अपनी पहले से निर्धारित तिथि भी बदल लेते थे ताकि यहाँ समारोह कर सकें। इससे होटल की लोकप्रियता का पता चलता है। सुबह से ही सजावट का काम सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शाम 6 बजे तक स्थल लगभग पूरी तरह सज चुका था और प्रकाश और ध्वनि व्यवस्था अंतिम चरण में थी। श्रृंगार कक्ष में 4 युवतियां दुल्हन के चारों ओर बैठी हंसी मजाक कर रही थीं। आज साक्षी सचमुच दिव्य लग रही थी, भव्य विवाह पोशाक में जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा उतर आई हो। सुंदर श्रृंगार ने उसकी पहले से ही आकर्षक आकृति को और भी मोहक बना दिया था। साक्षी, कौन सोच सकता था कि हम सब में पहले तुम्हारी शादी होगी। सही कहा, और हम तो अभी स्नातक भी नहीं हुए। क्या कर सकते हैं, हम सब विदेश में मास्टर्स के लिए आवेदन कर चुके हैं। अगर अब नहीं किया तो फिर कई सालों तक टल जाएगा, साक्षी ने कहा। मैं तो तुम्हारी किस्मत से जल रही हूँ, इतना अच्छा जीवन साथी मिला, अमीर भी, पढ़ा लिखा भी और तुम्हारे विदेश जाने के सपने को भी पूरा करने वाला। बिल्कुल, उसके सामने तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड तो कुछ भी नहीं लगता। सुना है उसे अब तक नौकरी नहीं मिली है। कुछ दिन पहले तो उसे कॉलेज के आसपास यूं ही घूमते देखा। बाकी लोग तो प्लेसमेंट्स में भाग ले रहे हैं, ये साहब तो मस्त मौला घूम रहे हैं। लगता है मानो जीवन से हार मान चुके हैं। हा, दीक्षा, क्या मजाक कर रही हो। अर्जुन तो एक सूचीबद्ध कंपनी के अध्यक्ष का बेटा है, उसकी तुलना मेहर से कैसे हो सकती है। हा, माफ करना, मेरी गलती। साक्षी ने हल्की मुस्कान दी। पहले उसे अपने पूर्व प्रेमी के लिए थोड़ा अपराधबोध था, पर जब उसने सुना कि वह अब निकम्मा बन चुका है तो उसे लगा कि उसने सही निर्णय लिया। वैसे साक्षी, मेहर ने वादा किया था कि वो आ जाएगा ना। हाँ, उसने बड़ी जल्दी हाँ कर दी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पिछली बार जब वह तुम्हें ढूंढने आया था उसे तो बुरी तरह अपमानित होना पड़ा था। अगर मैं होता तो इतनी शर्मिंदगी के बाद दोबारा कभी सामने न आता। सच कह रहे हो, क्या पता वो आज कुछ गड़बड़ करने आया हो। जब इंसान हद से गुजरता है तो कुछ भी कर सकता है। चिंता मत करो, आज इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, अर्जुन ने अपनी कंपनी की सुरक्षा टीम को तैनात किया है, कुछ नहीं होगा। साक्षी ने लिपस्टिक लगाते हुए श्रृंगार पूरा किया। हमें भी चलना चाहिए और मेहमानों का स्वागत करना चाहिए, साक्षी ने कहा। लगता है कई बड़े उद्योगपतियों और बॉस लोग आ रहे हैं जो अर्जुन के परिवार की कंपनी के सहयोगी हैं, हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हा, चलो चलें, शायद हमें भी अर्जुन जैसा कोई मिल जाए। इतनी आसानी से थोड़ी न मिलेगा। हा, बहनों, आज की प्रतियोगिता निष्पक्ष रहेगी, कोई चालाकी नहीं करेगा। तो मैं भी अपना मेकअप ठीक कर लूं। हा, रुक जा, मैं भी चलती हूँ। ... यह एक बाहरी भोज था जिसके चारों ओर हरियाली और बैंगनी लताओं से अत्यंत सुंदर सजावट की गई थी और सड़क के किनारे कई लग्जरी कारें खड़ी थीं, जिनमें से कई की कीमत 1 करोड़ से अधिक थी। एक सूचीबद्ध कंपनी के अध्यक्ष का बेटा होने के कारण इस विवाह समारोह में कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए थे, यहाँ तक कि कुछ उद्योग जगत के दिग्गज भी। साक्षी, सब कुछ तैयार है न?
एक सफेद सूट में आकर्षक युवक मेहमानों का स्वागत कर रहा था। तभी उसने साक्षी और उसकी सहेलियों को आते देखा और मुस्कुराता हुआ बोला, सब तैयार है, मैं भी तुम्हारे साथ मेहमानों का स्वागत करने आई हूँ। साक्षी ने स्वाभाविक रूप से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। जौहरी साहब आ गए हैं। एक कई कार सड़क किनारे रुकी और एक ऊर्जावान मध्यवयस्क व्यक्ति उसमें से उतरे। जौहरी जी, अंदर आइए। ये जौहरी साहब अर्जुन के पिता के मित्र थे, जिनकी कंपनी का आकार उनके पिता की कंपनी से भी बड़ा था और कहा जाता था कि हाल ही में उन्होंने टाटा समूह में से किसी के साथ साझेदारी की थी। अगर वह प्रोजेक्ट सफल होता तो उनकी कंपनी का मूल्य दोगुना हो सकता था। हा, दुल्हन बहुत सुंदर लग रही है। बधाई हो अर्जुन। जौहरी साहब ने अपने सहायक के जरिए एक मोटा लाल लिफाफा सौंपा। जौहरी साहब, आप तो बहुत उदार हैं। यद्यपि साक्षी जौहरी साहब को नहीं जानती थी, फिर भी उन्होंने मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। उस लाल लिफाफे में 10,000 रुपए नकद थे और साथ में एक बैंक कार्ड भी। ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के लिए 10,000 रुपए तो औपचारिकता होती है, असली भेंट तो उस कार्ड में होती है जिसमें संभवतः 6 अंकों की राशि होती है। समय के साथ और लोग आने लगे। वाह, भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई जब एक रोल्स रॉयस कुलिनन धीरे धीरे रुकी और एक सूटधारी ड्राइवर ने दरवाजा खोला। ये कौन हो सकता है? भले ही इस रोल्स रॉयस की कीमत 1 करोड़ से अधिक न हो, लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं थी। पूरे वाराणसी शहर में ऐसी गाड़ियां 10 से अधिक नहीं थीं और उनके मालिक सभी प्रभावशाली लोग थे। साक्षी, मेरे साथ चलो, हमें मेहमान का स्वागत करना चाहिए। अर्जुन को विश्वास था कि यह गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति की होगी जो उनके पिता से भी अधिक प्रभावशाली होगा और ऐसे लोगों की उपस्थिति उनके परिवार की प्रतिष्ठा को और बढ़ा देगी। पर जैसे ही गाड़ी से उतरने वाला व्यक्ति बाहर आया, अर्जुन और साक्षी दोनों चौंक गए। मेहर, तुम? साक्षी जानती थी कि मेहर आ जाने वाला है, पर उसकी कल्पना यही थी कि वह भीड़ भाड़ वाले मेट्रो या शेयर बाइक से हड़बड़ाता हुआ आएगा, दयनीय हालत में। पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक रोल्स रॉयस में आएगा। अर्जुन भी उतना ही चौंका हुआ था। उसे तो यही पता था कि साक्षी का एक पूर्व प्रेमी था, जिसे उसने साक्षी के सामने कभी अपमानित भी किया था। यह क्या चल रहा है? पर तभी उसके मन में ख्याल आया कि यह तो संभव ही नहीं है। उसने धीरे से साक्षी से कहा, तुम्हारा पूर्व बॉयफ्रेंड भी बड़ा नाटकबाज निकला। लगता है आज की इज्जत बचाने के लिए किसी प्राइवेट लोन से गाड़ी किराए पर लेकर दिखावा करने आ गया है।